नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ दोस्तों। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक परिवार रहता है। परिवार बहुत ही अमीर होता है। उस अमीर परिवार जिसका काम होता है बिजनेस करना। बिजनेस के साथ साथ वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हैं। परवरिश के दौरान अब जो अमीर परिवार है उनमें से एक व्यक्ति है जिसकी बेटी, जिसका नाम परी होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि परी अकेली रह जाती है और एक्सीडेंट में परी के माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। जो पिता होता है वो अंत समय में, जब उसका अंत समय चल रहा था तो उस समय अपने एक दोस्त को बुलाता है जिसका बेटा होता है राकेश। उससे कहता है कि देखो तुम मेरे पास आ जाओ, बस मेरे पास कुछ ही समय है। अब यहाँ पर वो आता है और आने के बाद अब जो राकेश का पिता है उसके नाम पर सारी जायदाद परी का पिता लिख देता है और कहता है कि मेरी बेटी की परवरिश अब तुम्हें करनी है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब दोस्त भी उसकी बातों पर खरा उतरता है और वो जो उसका दोस्त है यानी परी के जो पिता हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब रह जाती है सिर्फ अकेली परी। और उसी समय पर परी, जो कि उस समय 21 साल की थी और हालांकि वो बिज़नेस की पढ़ाई कर रही थी, बीबीए कर रही थी, और उसी समय अब उसकी शादी राकेश से करवा दी जाती है, राकेश के पिता के द्वारा। हालांकि राकेश राजी नहीं था इस शादी को करने में, क्योंकि राकेश जो था वो खुले ख्याल का था और वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी ऐसे अरेंज मैरिज हो। वो चाहता था कि उसकी शादी किसी हाईफाई लड़की से हो और लव मैरिज हो। अब उसकी इस लव मैरिज के चक्कर में जो पिता है वो कहता है कि तुम्हें शादी तो करनी होगी, और वो अपने पिता की बात मानता भी है और वो इस बात में खुश नहीं होता। अब शादी हो जाती है। शादी के बाद इसका पिता कहता है राकेश का कि देखो बहू को लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो राकेश का पिता था वो बहुत ही खुदगर्ज इंसान था। यानी कि मतलब किसी का कोई कर्जा नहीं रखना चाहता था। वो चाहता था कि जो मेरे दोस्त ने मुझे प्रॉपर्टी दी है वो सभी मैं अपनी बहू के नाम कर दूँ, लेकिन वो चाहता था कि मेरी जो बहू है वो मेरे बेटे के साथ घुले मिले। अब वो उन दोनों को ऋषिकेश घूमने के लिए भेजता है, राफ्टिंग वगैरह करने के लिए, अपना एक साथ समय बिताने के लिए। अब यहाँ उसका दोस्त उसके साथ जाता है और दोस्त को तो वो रास्ते में ही छोड़ देता है। अब राकेश और परी अकेले रह जाते हैं और वो अकेले ऋषिकेश की तरफ चल देते हैं। दोस्तों, ये लोग ऋषिकेश पहुँचते हैं तो ऋषिकेश रास्ते में जब बहुत ज़्यादा पहाड़ी पर चढ़ना था तो उसी दौरान एक वहीं का लोकल बंदा अपनी गाड़ी को ले जा रहा था, लेकिन वहाँ पर ब्रेक बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती हैं और कई बार गाड़ियाँ रुकती नहीं हैं, गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा जाती हैं। वैसे ही वहाँ के एक लोकल बुजुर्ग की गाड़ी यहाँ इस व्यक्ति जो कि राकेश होता है उसकी गाड़ी के बोनट से टच हो जाती है। अब जो राकेश था वो तो दिल्ली की दादागिरी दिखाना चाहता था। वो उतरता है और उतरकर उस बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करने लगता है। बुजुर्ग कई बार उसे समझाता भी है, क्योंकि बुजुर्ग वो व्यक्ति था जो यहाँ पर रेगुलर काम करता था, जो लोगों को राफ्टिंग कराकर उनकी नाव को अपनी गाड़ी पर रख कर लाता था, वह व्यक्ति था। अब वो इस बात को सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए उसे कहता है कि देखो कोई बात नहीं, तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो जब नहीं मानता है, जब वो बदतमीज़ी करने लगता है, तो अब यहाँ पर वो बुज़ुर्ग उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं अभी अपने साथियों को बुलाता हूँ और वो ही तुमसे बात करेंगे। अब यहाँ परी को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर बात बिगड़ी तो यहाँ जो मेरे पति हैं उनको काफ़ी परेशानी भुगतनी पड़ेगी, और इसी वजह से अब वो जो परी है वो उन सब के सामने उस अंकल जी से कहती है अपने पति के खिलाफ़ कि देखो अंकल जी, कोई बात नहीं, इनकी गलती थी जो आप पर चिल्लाए। यहाँ पर तो ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है और गलती से गाड़ियाँ पीछे भी चली जाती हैं, तो आपकी ऐसी गलती नहीं है। अब यहाँ पर अपने पति को नीचा दिखाती है परी, जिस बात का राकेश को बहुत बुरा लगता है। राकेश को लगता है कि इसने ऐसा किया क्यों। इस बात को सुनने के बाद अब राकेश में और परी में बहस हो जाती है। हालांकि वहाँ से वो बुजुर्ग चला जाता है। जब वो बुजुर्ग वहाँ से जाता है तो अब उसे ऐसा लगता है कि देखो ये बुजुर्ग मेरी बेइज्जती कर कर चला गया, और ये पत्नी मेरी है या इसकी है जो इसकी हिमायत ले रही थी। आखिर क्या ज़रूरत थी इसे ऐसा कहने की। परी उसे समझाती भी है, देखो ये यहाँ का लोकल व्यक्ति था, इसके तो बहुत ज़्यादा शोर्स होंगे और हम तो दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ हमारे शोर्स पहुँचने में भी काफ़ी समय लग जाता। कोई अनहोनी अगर हमारे साथ हो जाती तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता।
लेकिन यहाँ पर जो राकेश है वो इस बात को नहीं समझता है। ना कोई राफ्टिंग, ना घुमाना, ना फिराना। और यहीं पर राकेश कहता है कि ऐसा करो, अभी के अभी मेरी गाड़ी से उतरो, तुम मेरी कोई नहीं लगती, उतर जाओ यहीं पर। और वैसे भी मैं इस शादी के खिलाफ था। इस बात को सुनने के बाद परी को इतना बुरा लगता है कि परी कहती है कि देखो कोई बात नहीं, उस वक्त मैंने बात को संभाला था, क्योंकि यहाँ पर आपका दोस्त भी रास्ते में उतर गया, कोई भी नहीं था, हम दोनों ही तो एक दूसरे की मदद करेंगे। यहाँ पर तुम गर्म थे, मैं नरम थी, तो इसी तरीके से तो माहौल को संभाला जाता है। लेकिन इस बात को सुनकर भी वो उसे नहीं बिठाता है। और दोस्तों, राकेश अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। करीबन 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद अब उसे एहसास होता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है। अब वो सोचता है कि चलो वापस चलता हूँ। वो वापस आता है, लेकिन दोस्तों अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो परी थी वो वहाँ पर नहीं थी। अब राकेश उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन परी कहीं भी नहीं मिलती है। राकेश ना ऋषिकेश घूमता है, क्योंकि जब वो उसे छोड़कर गया था तो गाड़ी में उसका पर्स, गाड़ी में उसका फ़ोन और गाड़ी में ही उसके डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ थी। यानी जैसे आधार कार्ड वगैरह होते हैं जब हम लोग बाहर जाते हैं। अब वो चिंता में था काफ़ी, लेकिन करे तो करे क्या। अब वो वहाँ से चला जाता है, वापस घर आता है। तो घर आकर अब माता पिता पूछते हैं कि भाई परी कहाँ है, क्योंकि परी की पूरी जिम्मेदारी परी राकेश के पिता पर थी। भाई उसका दोस्त लास्ट समय में अपने जो भाई जैसे दोस्त के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देकर गया था और कहा था कि इसकी रक्षक तुम ही रहोगे। इस बात का सदमा उस व्यक्ति को इतना लगता है कि वो व्यक्ति वहीं की वहीं इस दुनिया से चला जाता है। राकेश के सर से उसके पिता का साया उठ जाता है। राकेश को बहुत पश्चाताप होता है। राकेश ने काफ़ी समय परी को ढूंढा, लेकिन परी कहीं नहीं मिलती है। इधर राकेश लगातार अपने पिता के बाद गम में रहने लगा, इधर उसकी माँ भी गम में रहने लगी और वो चिंता में रहने लगी। अक्सर वो रोती रहा करती, बार बार वो बीमार पड़ जाया करती और इस चीज़ को देखते हुए राकेश काफ़ी उदास रहा करता। जब राकेश काफ़ी उदास रहता है तो उसके पास भी कोई तोड़ नहीं होता है। अब धीरे धीरे इस समय को काफ़ी समय बीत जाता है, लगभग 3 से 4 साल। जब 3 से 4 साल बीतते हैं तो अब यहाँ ये जो लड़की है, जो परी उससे खोई थी, जिसके पति उसको छोड़कर चला गया था, अब वो परी वहाँ पर जब खड़ी हुई थी तो वहाँ पर उसे फ़ोन करना था अपने ससुर जी को। और वो वहाँ पर एक लड़का जो कि साइकिल पर आ रहा था, जो लड़का था उस लड़के का नाम कपिल होता है। कपिल जब साइकिल पर आता है तो वो कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मुझे मेरे ससुर से बात करवा सकते हो। तो वो कहता है कि देखो मैं बात तो करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरा फ़ोन घर पर है और घर पर ही तुम्हारी बातें हो सकती हैं। इस बात को सुनने के बाद वो कहती है कि ठीक है चलो। वैसे भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब वो उसके साथ उसके घर पर जाती है। जब वो उसके घर पर जाती है तो वहाँ पर वो जाती है तो जो उस लड़का था ना कपिल, उसकी जो माँ थी वो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और कहती है कि बेटा कहाँ से हो। वो बताती है कि हम दिल्ली से हैं। वो पूछती है कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो बता देती है कि मेरे पति से मेरी झड़प हो गई थी और मुझे फ़ोन करना है अपने ससुर जी को, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इधर वो जो लड़का था, रास्ते में उसकी वर्कशॉप पड़ती थी, साइकिल रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान थी। यहाँ ये जो लड़की थी, इसके पिता का भी मैकेनिक की बड़ी कहते हैं एक बहुत बड़ी वर्कशॉप थी, उसी का ये काम सीख रही थी, उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ाई किया करती थी। अब यही सिलसिला जब चल रहा था तो अब यहाँ पर ये जो परी है, क्योंकि इसे पता चल चुका था इसका पति इसे पसंद नहीं करता और इसी वजह से परी अब अपने पति को छोड़ना चाहती थी। पति ने उसे छोड़ दिया था, उसे मौका मिल चुका था तो वो अब अपने पति को छोड़कर वहीं पर रह जाती है और उस लड़के से, कपिल से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी इस छोटी सी साइकिल की दुकान को मैं बड़ा कर सकती हूँ, बशर्ते तुम्हें मुझे रहने की जगह देनी होगी और मैं अपने स्किल्स को आजमाना चाहती हूँ। यहाँ पर कपिल जो कहता है कि देखो आप कर पाओगी यहाँ पर इतना, तो वो कहता है कि हाँ मैं कर लूँगी और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद वो भी उसकी मदद करता है और अब वो किसी को फ़ोन नहीं करती है। यहाँ अब वो उसके साथ उसकी साइकिल की शॉप पर जाने लगती है। धीरे धीरे उस पर जब काम करती है लगातार, तो अब वहाँ की सेल बढ़ने लगती है। वहाँ की जो गाड़ियाँ बनने की, साइकिल्स बनने की, साइकिल बेचा भी करता था, वो सब बढ़ने लगता है। कारण क्या था? क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी थी और वो मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से संभाला करती थी। अच्छे तरीके से वहाँ पर वेल ड्रेस्ड होकर बहुत अच्छे से उस साइकिल की दुकान को चलाती है और इसके साथ उसकी बहुत
ज़्यादा फ्रेंचाइजी खोल देती है ऐसी ही दुकान की और उन सभी को मैनेज करने लगती है। हालांकि साइकिल का काम ज़्यादा नहीं होता है और साइकिल के साथ साथ मोटरसाइकिल रिपेयरिंग भी होने लगी थी और इसी तरीके से अब सिलसिला चलने लगा था। जब लगातार ये सिलसिला चलता है तो ये लोग यहाँ पर फेमस हो जाते हैं। जो परी है उसका जो कलेक्शन था, जो उसके काम करने का तरीका था और जो पार्ट्स वो रखा करती थी व्हीकल्स के, वो हर तरीके से मजबूत, टिकाऊ और बहुत अच्छे से लोगों से बात करने का तरीका, ये चीज़ उसकी फेमस हो चुकी थी। अब वो अपनी एक वर्कशॉप दिल्ली में भी ओपन करती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे हो चुकी थी, बहुत सारी वर्कशॉप खुल चुकी थी, सभी जगह उन्होंने लोगों को अरेंज किया था और अब ये लोग दिल्ली में एक फ्रेंचाइजी इसकी खोलते हैं, इसकी वर्कशॉप खोलते हैं। वहाँ जाकर अब ये लोग काम कर रहे थे तो इनको नए लोगों की भर्ती की ज़रूरत थी और ये लोग इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू लेने के लिए परी थी और उसके साथ वो कपिल था। अब कपिल के साथ बैठी इंटरव्यू ले रही थी, तभी इंटरव्यू देने के लिए इसका पति जो कि राकेश था, जो इसे छोड़कर यहाँ से चला गया था, वो आता है और आने के बाद अब वो कहता है कि मुझे जॉब चाहिए। जैसे ही वो जॉब के बारे में कहता है तो यहाँ पर ये बात परी को बुरी लगती है क्योंकि परी भी उसे देखते ही पहचान लेती है, साथ ही साथ वो व्यक्ति भी इसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो मेरी पत्नी है। अब वहाँ वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ पर कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ इंटरव्यू लिया जाता है और उसे जॉब पर रख लिया जाता है। जॉब पर रखने के बाद अब वो अपने काम पर आने लगता है, लेकिन बार बार परी के दिमाग में यही सवाल आया करते कि ये जो इसका पिता था वो तो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था, फिर इसकी ऐसी हालत कैसे हुई, आखिर क्या हुआ होगा। इस चीज़ को पूछने के लिए अब वो उसके कैबिन में जाती है। वहाँ पर पूछती है कि राकेश, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें आज नौकरी करने की ज़रूरत है? तुम्हारे पास तो अच्छा खासा बिजनेस था, फिर तुम्हें ज़रूरत क्यों पड़ गई? इस बात को सुनने के बाद राकेश कहता है कि बस मेरे कर्म थे, जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया उसका भुगतान कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इस बात को सुनकर वो कहती है कि बताओ कैसे भुगतान कर रहे हो, क्या हुआ? इस बात को सुनकर वो बताता है कि देखो, जब तुम मेरी लाइफ से चली गई तो ये बात मैंने घर आकर पिताजी को बताई तो उन्हें दिल का दौरा आ जाता है क्योंकि उन्हें अपने दोस्त को दिया हुआ वचन याद आता है। उन्होंने कहा था जीवन भर मैं तुम्हारी बेटी की रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें ऋषिकेश में खो चुका था। उन्हें इसी बात का गम होता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे वो इस दुनिया से जाते हैं तो मेरी माँ जो अक्सर ठीक रहा करती थी लेकिन अब वो बीमार रहने लगती है, इतनी बीमार कि वो न घर को संभाल पाती हैं न खाना बना पाती हैं और मैं अब घर में और माता पिता में लगा रहता क्योंकि पिता तो मेरे जा ही चुके थे। माँ की देखभाल करना, इधर मेरे बिजनेस में काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है और मेरी जो कंपनी है वो डूब जाती है। जो भी उसके कर्जे थे वो उसे बेचकर मुझे चुकाने पड़े और मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं रह जाती है। ज़िंदगी जीने की ऐशो आराम की आदत थी, काफ़ी बहुत मुश्किलों से मैंने अपने आप को संभाला है और बहुत मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं अपने आप को तैयार करवा पाया कि मैं जॉब कर सकता हूँ और इसीलिए मैं इंटरव्यू देने आया। लेकिन जब तुम इंटरव्यू ले रही थी तो उसी समय मैं सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी इंसान कैसे बन गई, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो यहाँ पर वो लड़की बताती है कि यहाँ मेरी मदद कपिल ने की थी। अगर उस दिन मुझे कपिल नहीं मिलते तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती और मैं चाहती तो तुम्हारे पास फ़ोन भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसी गुस्से में नहीं किया कि तुम मुझे सुनसान रास्ते पर छोड़कर चले गए, तो तुम्हें तो मेरी ज़रूरत है ही नहीं। रही बात माता पिता की, तो उन्हें अपने बेटे की ज़रूरत ज़्यादा होगी, मेरी बात पर विश्वास क्यों करेंगे, इसीलिए मैंने उनको फ़ोन नहीं किया और मैंने सोच लिया था कि मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँगी, बहुत मेहनत करूँगी, इसीलिए मैं लगातार ये मेहनत करती रही हूँ और आज इन 3-4 सालों में मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इस बात को सुनकर वो कहता है कि मुझे सच में ही तुम पर प्राउड है, लेकिन ना मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुमने मुझे जॉब दी है इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन माफ़ी उस अपराध के लिए मांगना चाहता हूँ जो मैंने जानबूझकर किया था। तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। वो तो शुक्र है तुम पढ़ी लिखी थी, तुमने अपना दिमाग चलाया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। क्योंकि मेरे पिता को यही लगा रहता था कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो ना जाए। ये तो वो मेरे पिता तुम्हें बेटा मानते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं पहाड़ों में अकेली है, उसके साथ क्या हो गया, कहीं वो उसे किसी ने मार तो नहीं दिया, कहीं किसी ने उसकी आबरू तो नहीं छीन ली। बस यही चीज़ें उन्हें सताती रहती और इन्हीं वजह से उन्हें अटैक आता है और वो इस दुनिया से चले गए थे। साथ ही साथ लड़की भी कहती है, परी भी, कि मुझे भी
माफ़ी मांगनी है, मेरी वजह से आपके सर से पिता का साया चला गया। शायद मैं मौके पर आ जाती या फ़ोन कर लेती तो शायद ये घटना नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर ये बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद अब ये मिलने जुलने लगते हैं। लगातार मिलते जुलते हैं तो एक दिन परी अपनी सास से मिलने के लिए कहती है कि मुझे मम्मी से मिलना है, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो। इस बात पर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे घर लेकर जाता है तो जो उसकी सास कभी चहकती महकती रहा करती थी, आज उसकी हालत बहुत ख़राब थी। आज वो चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके पास उसे पानी देने के लिए भी कोई भी नहीं था, क्योंकि बेटा सारा दिन नौकरी किया करता, बहू घर में थी नहीं, ना ही कोई अभी पोता पोती थे। इस हालत को देखकर यहाँ वो लड़की बहुत परेशान होती है। दोस्तों यहाँ पर परी अपनी सास के पास जाकर कहती है कि माँ जी कैसी हो। जैसे ही माँ जी सास अपनी बहू को देखती हैं परी को, तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा शुक्र है तू आ गई, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब तू मेरे बेटे को संभाल लेगी। मेरा बेटा अकड़ू है, गुस्सैल है, लेकिन इसे सहूर चुटकी भर नहीं है। इसे नहीं पता अपना कौन है पराया कौन है। इसने सारे बिजनेस को ख़त्म कर दिया। क्या तुम मेरे बेटे के साथ रहना चाहोगी? क्या तुम मेरे बेटे से, शादी तो तुम्हारी हुई पड़ी, अभी तक ना तलाक हुआ ना कुछ, क्या तुम मेरे बेटे का घर बसाओगी? एक माँ इस तरीके से अपनी बहू से पूछती है और बहू हाँ भर देती है। अब बहू हाँ भरती है, मानो इसी चीज़ का इंतज़ार वो लड़का कर रहा था, यानी कि राकेश कर रहा था। राकेश भी कह देता है कि चलो ठीक है, आज से हम साथ रहेंगे। और अब यहाँ पर लगातार इस वर्कशॉप में काम करने के कुछ दिन बाद ही ये लोग अपनी नई वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। और यहाँ कपिल भी भरपूर इनका साथ देता है और कहता है कि वाकई में आप लोगों को साथ रहना चाहिए, क्योंकि कपिल ने एक दोस्त की तरह उसकी मदद की थी उस लड़की की, और उसी तरीके से वो लोग रहा करते थे। कपिल एक बहुत अच्छा दोस्त निकलता है, वो बहुत अच्छे से उसका साथ देता है और उसका घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। कपिल की भी शादी हो चुकी है और कपिल की जो माँ है उसे भी ये लोग अब दिल्ली ले आए हैं, यानी कि दोनों परिवार दिल्ली में रहा करते हैं। दोनों परिवारों को बहुत अच्छा आना जाना है, क्योंकि और जो सारी ब्रांचेज़ हैं वो सारी उस लड़के ने संभाल ली हैं, यानी कि जो कपिल था। और दिल्ली की एक उन्होंने खुद की अपनी और एक वो, यहाँ पर कपिल उसे वो गिफ्ट करता है। हालांकि परी ने मना कर दिया था, कहा था कि जो भी है सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन यहाँ पर वो जो भाई बनकर दोस्त बनकर उसे गिफ्ट देता है और इस गिफ्ट को वो स्वीकार भी करती है। आज भी ये लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आप सबसे उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको एक प्यारा सा कमेंट भी लिखेंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। अब सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी, जो भी मेरे इस पेज पर नया है, यानी कि अगर मुझे महक सौरत पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर चौधरी महक पर देख रहे हैं तो इसे भी फॉलो करें, इसे भी बढ़ावा दें। हो सकता है आपके प्रयासों से ये पेज मेरा वापस आ जाए। इसी पर मैं लाइव वीडियोज़ ही डालती हूँ। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, अपना प्यारा सा सपोर्ट ऐसे ही बना कर रखिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बहुत जल्द फिर से आते हैं ऐसी ही एक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।